हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसआरआ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस परीक्षा की दृष्टि से होंगे उन सभी को इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। देखो, जो भारत का संवैधानिक विकास है इसको हम दो जगह पर बांटकर पढ़ते हैं। नंबर एक, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, और दूसरा ब्रिटिश ताज यानी कि ब्रिटिश क्राउन का शासन। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813 व चार्टर एक्ट 1833। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखो, जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था सन 1773 ईस्वी में, इसके माध्यम से कलकत्ता के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है और इस सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी सन 1774 ईस्वी में। ध्यान रखना है, ईयर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया था। एक्ट आता है सन 1773 ईस्वी में और न्यायालय की स्थापना होती है सन 1774 ईस्वी में। इस न्यायालय के अंतर्गत 4 जजेस थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य जजेस। तो जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था, जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम था सर एलिजा इम्पे, और 3 अन्य जजेस थे चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड। ये याद रखना है। पूछा जाता है कि कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी उसमें टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 4। कभी कभी इनके चीफ जस्टिस का नाम भी पूछा जाता है सर एलिजा इम्पे, और तीनों ये भी आपके याद होने चाहिए, चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड। ये तीनों के तीनों अन्य जजेस यानी कि अदर जजेस में होते थे। ठीक है, तो इतनी बातें आपको इससे याद रखनी है। इसके साथ ही आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जब रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ उस समय पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के अंदर जो प्रधानमंत्री थे उस समय पर उनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ नाम के व्यक्ति उस समय पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और ध्यान रखना, जब भी कभी कोई एक्ट होता है, देखो कोई एक्ट किसी भी विधायिका से पारित होता है तो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड व हाउस ऑफ कॉमन्स है, उनसे ये क्या हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था। तो ध्यान रखना, ये एक्ट कहाँ से पारित हुआ था? ब्रिटेन की पार्लियामेंट से होता। और उस समय पर तत्कालीन पीएम कौन थे ब्रिटेन के? लॉर्ड नॉर्थ थे। लॉर्ड नॉर्थ ने क्या करा, एक अपने यहाँ पर सीक्रेट कमेटी यानी कि गुप्त समिति की स्थापना की, और गुप्त समिति क्या करती है, रिकमेंडेशन देती है, अनुशंसा करती है कि आप क्या करिए, रेगुलेटिंग एक्ट का गठन कीजिए। क्यों करिए? देखो, आपने सुना होगा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलता था एक समय पर। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही थी वो लगातार उसमें क्या हुआ, भ्रष्टाचार होना शुरू होगा, करप्शन होना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि जो कंपनी के जो स्टाफ था, वहाँ के कर्मचारी थे, वो खुद ही क्या हो गए, भ्रष्ट हो गए। उन्होंने क्या करा, जैसे कभी वो किसी के साथ सामान बेचने जाते थे, कोई व्यापार करते थे, वो क्या करते थे, उस सामान को गलत तरीके से बेचते थे, जिससे क्या हो, कंपनी को नुकसान हो। कंपनी लगातार घाटे की ओर बढ़ती चली गई इस प्रकार, और खुद उनकी क्या होने लगी, सैलरी के साथ साथ अलग से भी मुनाफा कमाने लगे गलत तरीके से सामान बेचकर। इस प्रकार जो स्टाफ था, स्टाफ की सैलरी यानी कि सोर्स ऑफ इनकम तो बढ़ने लगा, लेकिन कंपनी क्या हुई, लगातार डूबती हुई चली गई। ठीक है, ये बात ध्यान रखोगे आप। तो कंपनी जब लगातार डूबती चली गई, ये कंपनी जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहते हैं कि देखो सर, हमें हमारी स्थिति हो चुकी है नाजुक और हमारे ऊपर बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा कर्ज। आप क्या कीजिए, हमें लोन प्रोवाइड करा दीजिए। यानी कि ऋण लेने के लिए किसके पास में गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। कि अगर आप हमें लोन दोगे तो हम क्या करेंगे, अपनी कंपनी के शासन को सुचारू रूप से चला सकेंगे। लेकिन ब्रिटेन की गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है, हम आपको पैसा तो दे देंगे, हम आपको मनी तो दे देंगे, लेकिन इसके बदले में आपको हमें क्या देनी पड़ेगी, पावर देनी पड़ेगी, जिससे कि हम आपकी जो कंपनी है उसको सही तरीके से नियंत्रण कर सकें उस पर, यानी कि उसको सही तरीके से रेगुलेट कर सके। इसीलिए लाया गया था ये रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, यानी कि कंपनी के भ्रष्टाचार को कम करने के लिए क्या लाया गया था, ताकि हम ईस्ट रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था ताकि हम इस कंपनी को रेगुलेट कर सके सही तरीके से। और देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या दिया, मनी दी। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने पावर किसको दी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ये प्रोसेस कहलाता है क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो कानून की परिभाषा में इसको बोलते हैं गिव एंड टेक, यानी कि क्विड प्रो क्यो, एक हाथ से लेना और दूसरे हाथ से देना। इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, मनी दी, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको,
पावर दी ब्रिटेन की गवर्नमेंट को, ताकि आप क्या कर सको, एक नियंत्रण स्थापित कर सको और सही तरीके से कंपनी को रेगुलेट कर सको। तो इस प्रकार जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है इसने क्या किया, जो कंपनी के कर्मचारी थे उन पर सबसे पहला प्रतिबंध लगाया कि आप बिना लाइसेंस के व्यापार नहीं कर सकते। नंबर 1 प्रतिबंध लगा दिया। दूसरा, जो आप भारतीयों से टैक्स का कलेक्शन करते हो उसका भी आपको अधिकार नहीं है, वो भी अधिकार किसने ले लिया, ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने इनसे खत्म कर दिया। यानी कि आप बिना लाइसेंस के व्यापार नहीं कर सकते और टैक्स कलेक्शन का भी कार्य इनसे ले लिया। दूसरा, आप देखोगे कि इसी एक्ट के माध्यम से, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कि जो बंगाल का जो गवर्नर था उसके पद का नाम चेंज कर कर क्या कर दिया, गवर्नर जनरल कर दिया। और इस प्रकार आप देखोगे कि जो पहला गवर्नर जनरल बना बंगाल का वो बना वॉरेन हेस्टिंग्स। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल के गवर्नर का पद का नाम बदल कर क्या करा, गवर्नर जनरल। और इस प्रकार पहला वो कौन बना, वॉरेन हेस्टिंग्स। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। क्यों बनाया गया, देखो पहले क्या होता था, मुंबई, मद्रास। देखो नेक्स्ट पेज दूसरे पर समझाता हूँ। यहाँ पर समझो भाई, रेगुलेटिंग एक्ट किस लिए लाया गया था, ब्रिटेन संसद के द्वारा पारित किया गया था। क्यों, क्योंकि कंपनी में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था, कुप्रशासन की व्यवस्था हो गई थी। इन सभी को दूर करने के लिए इसी उद्देश्य के साथ रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था। इस एक्ट के माध्यम से हुआ क्या, देखो ये पड़ती है बम्बई प्रांत, यहाँ पर था मद्रास प्रांत, और यहाँ पर है क्या, बंगाल प्रांत। तो इन तीनों के पास में अलग अलग से कानून बनाने की अपनी शक्तियाँ थी। पहले ये भी अपना हिसाब, अपने एरिया का प्रशासन खुद चलाते थे, ये भी अपने हिसाब से चलाते थे और ये भी अपने हिसाब से चलाते थे। तो अब क्या करा, इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से इसको और इसको, यानी कि मुंबई और मद्रास, इन दोनों को क्या कर दिया, बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया। जो बंगाल का गवर्नर था, पहले यहाँ पे भी गवर्नर होता था, यहाँ पे भी होता था, यहाँ पे भी होता था। अब इस गवर्नर का पद क्या कर दिया, गवर्नर जनरल, यानी कि इसको बड़ा व्यक्ति बना दिया। अब ये अपने एरिया के साथ साथ में इन सब का भी एरिया देखेगा, यानी कि इसके ऊपर दायित्व बढ़ गया, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, ताकि अब क्या हो सके, ये पूरे के पूरे इसको बंगाल को और मद्रास को अपने अधीन ले सके। अब हुआ क्या, ये अकेला व्यक्ति तो देख नहीं सकता था ये सब, तो इसकी सहायता के लिए एक काउंसिल यानी कि परिषद की स्थापना होती है, जो जिसमें कितने व्यक्ति होते हैं, 4। आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए परिषद बनी थी उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो कितनी थी, 4 थी। इसके एक्ट के माध्यम से क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर का पद गवर्नर जनरल में तब्दील कर दिया गया। और कौन बना था इस समय पर, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। और सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 1774 में कलकत्ता के अंदर। अब देखो दूसरी बात आपको यहाँ से क्या ध्यान रखनी है, ये पड़ता है बम्बई प्रांत, ये पड़ता है मद्रास प्रांत और ये पड़ता है बंगाल प्रांत। पहले इन तीनों के पास में अपनी अलग अलग पावर थी, ये अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते थे, अपनी पावर का इस्तेमाल अपने हिसाब से करते थे। लेकिन अब बम्बई के जो गवर्नर है उसको किसके अधीन कर दिया, बंगाल के गवर्नर जनरल के। ऐसे ही जो मद्रास का गवर्नर है उसको किसके अधीन कर दिया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। तो इन दोनों की पावर को किसके अधीन कर दिया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। तो इस प्रकार आप देखोगे कि भारत में जो केंद्रीय शासन की शुरुआत होती है वो यहीं से होती है, रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। केंद्रीय शासन प्रणाली, जिसको हम बोलते हैं केंद्रीयकरण प्रणाली, केंद्रीयकरण प्रणाली की शुरुआत कहाँ से होती है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के माध्यम से, जिसको हम सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इसके विपरीत होता है एक विकेंद्रीयकरण, यानी कि विकेंद्रीयकरण, डिसेंट्रलाइजेशन जिसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि आज के समय पर आप देखोगे केंद्र स्तर पर यानी कि यूनियन स्तर पर कौन बनाती है, केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य स्तर पर कौन बनाती है, राज्य सरकार बनाती है। और ऐसे ही आप देखोगे नीचे क्या होता है, म्यूनिसिपैलिटी है और पंचायत है, इनको भी आज के समय पर हमने पावर दे दी। किसके माध्यम से, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब इनको भी क्या है, जैसे कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो पंचायत है वो 29 विषयों पर कानून बना सकती है, प्रावधान कर सकती है अपने यहाँ पर। ऐसे ही जो म्यूनिसिपैलिटी है वो 18 विषयों पर अपने यहाँ पर 18 विषयों पर क्या बना सकती है, प्रावधान कर सकती है अपने यहाँ पर। तो इस प्रकार आप देखोगे विकेंद्रीयकरण का मतलब होता है कि ताकि निचले से निचले स्तर पर भी लोकतंत्र को हम स्थापित कर सकें, जनता को क्या बना सके, भागीदार बना सके लोकतंत्र का। ये होता है विकेंद्रीकरण का प्रोसेस। लेकिन इसके विपरीत होता है क्या, केंद्रीयकरण। आपने क्या करा, सारी की सारी पावर उठा के किसको दे दी, बंगाल के गवर्नर जनरल को। किनकी, मद्रास की और बम्बई की। तो यहाँ से शुरुआत किसकी हुई, डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि केंद्रीयकरण की,
यहाँ से शुरुआत होती है सेंट्रलाइजेशन, यानी कि केंद्रीयकरण प्रणाली की शुरुआत हुई। ठीक है, इतनी बातें आपको इससे याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिट का भारत अधिनियम 1784 में आया था। जो देखो उस समय पर ब्रिटेन के पीएम का नाम था पिट, यानी कि पिट द यंग, इन्हीं के नाम पर इस एक्ट का नाम पड़ गया। और इस एक्ट में एक चीज़ याद रखनी है आपको, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी जिसमें 4 सदस्य थे, उसमें से एक संख्या कम कर दी गई। तो इसमें इस समय पर कितने सदस्य रह गए थे? 3 सदस्य रह गए थे। दूसरा, पिट का जो भारत शासन अधिनियम, पिट का अधिनियम था, इसमें एक चीज़ और हुई, इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल व कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई। अब आप बोलोगे कि यार ये क्या है बोर्ड ऑफ कंट्रोल व कोर्ट ऑफ डायरेक्टर? तो देखो यार, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ये था कि जो ब्रिटिश संसद है वो क्या करेगी, जितने भी कंपनी के राजनीतिक कार्य हैं उन सभी का प्रबंध का काम कौन करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा। और डायरेक्टर कहाँ पर होते हैं? कंपनी में होते हैं। यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना किस लिए की गई? कि ब्रिटिश संसद के द्वारा कंपनी के जितने भी व्यापारिक कार्य हैं उन सभी का जो प्रबंधन है वो कौन करेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसको संचालक मंडल कहते थे, ये करेगा। तो इतनी बातें ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार आप देखोगे कि यहाँ पर क्या हुआ, डायर की यानी कि द्वैध शासन लागू हो गया था यहाँ से भारत में। तो पिट के द्वारा क्या हुआ, द्वैध शासन की शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है। 2 स्टेटमेंट दी गई है, फर्स्ट और सेकंड, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट देखते हैं, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आपको अभी बताया था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो आया था सन 1773 ईस्वी में, जिसके माध्यम से कलकत्ता के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। कब हुई सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना? 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेटमेंट सेकंड, लेमेंस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नहीं, देखो ये स्टेटमेंट गलत होगी, क्योंकि अभी आपको बताया था कि जो इसके मुख्य न्यायाधीश थे ना उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। ये स्लाइड आपको दिखाई थी कि जो चीफ जस्टिस थे ना सुप्रीम कोर्ट के, वो कौन थे? सर एलिजा इम्पे थे। और जो अदर जज थे, अन्य जज थे, वो थे चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड। तो इसका मतलब जो लिमेंस्टर है ना वो चीफ जस्टिस नहीं थे, वो क्या थे? अदर जज थे, अन्य जज थे, यानी कि अन्य जजों में उसका नाम शामिल था इन 3 में। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1774 ईस्वी में। कहाँ पर? कलकत्ता में। तो इस प्रकार आप देखोगे कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड रॉन्ग है, तो केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट ये रही और सूची सेकंड ये रही। सबसे पहला ऑप्शन है नियंत्रण परिषद की स्थापना। देखो मुझे नहीं पता है कि नियंत्रण परिषद कब स्थापित हुआ था। नेक्स्ट पर जाता हूँ, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। जी हाँ, मैंने अभी पढ़ा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट यानी कि नियामक अधिनियम नियामक अधिनियम 1773 के द्वारा की गई थी। और कब हुई थी इसकी स्थापना? 1774 ईस्वी में। तो इस प्रकार बी का क्या हुआ? फर्स्ट हुआ। तो मैं गया ऑप्शन में, ये रहा बी, और बी का फर्स्ट मुझे ए के ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसका मतलब दिस इज द राइट ऑप्शन। थोड़ा सा इस तरीके से भी आंसर का एनालिसिस करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो ईसाई मिशनरीज हैं। ईसाई मिशनरीज को भारत में आने की अनुमति मिली थी कब? चार्टर एक्ट अधिनियम 1813 के द्वारा। इन्होंने क्या करा? ईसाई मिशनरीज को जब भारत में आने की अनुमति मिली, इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया ताकि क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा मिले, और साथ ही साथ जो दूसरे धर्म थे उनमें थोड़ी कमियां निकालने शुरू करी, और अपने धर्म क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा ऊपर रखा इन्होंने। इस एक्ट के माध्यम से ये सारी चीज़ें इन्होंने की थी इंडिया के अंदर। और साथ ही साथ आप देखोगे कि भारतीयों में जो एजुकेशन है, भारतीयों की एजुकेशन पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान भी इसी एक्ट के द्वारा किया गया था। और ये एक्ट में जो 1 लाख रुपए दिए जाते थे ना, ये सारे के सारे पैसे भारत के ही राजस्व से दिए जाते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शन डी, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो इसका आंसर है चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। देखो जो चार्टर अधिनियम 1833 आया था उसके द्वारा क्या हुआ, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब सन 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो उसमें गवर्नर के पद को बदलकर गवर्नर जनरल में तब्दील कर दिया था। और इस प्रकार इस गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक काउंसिल का निर्माण हुआ था जिसमें सदस्यों की संख्या 4 थी। ये बात मैंने बताई थी आपको। अब इसके बाद हुआ क्या कि जो ये पिट्स एक्ट आता है 1784 ईस्वी में, इसमें एक सदस्य की संख्या कम कर दी जाती है और सदस्य कितने रह जाते हैं? 3 रह जाते हैं।
लेकिन फिर इसमें जो चौथे सदस्य की नियुक्ति होती है ना, वो विधि सदस्य के रूप में होती है। और वो कब होती है? कब होती है वो? 1833 ईस्वी में। और 1833 ईस्वी में जब विधि सदस्य की नियुक्ति होती है, इस 1833 एक्ट के द्वारा चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य की नियुक्ति हुई, तो इसी के द्वारा भारत में क्या होता है? विधि आयोग यानी कि फर्स्ट लॉ कमीशन 1834 ईस्वी में बनाया जाता है। और वो व्यक्ति कौन था? लॉर्ड मैकाले। यानी कि लॉ कमीशन जो बनाया गया विधि आयोग, वो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में बनाया गया। और वो चौथा व्यक्ति कौन था? लॉर्ड मैकाले ही था, जिसकी नियुक्ति 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा काउंसिल में की गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? आपके सामने 3 स्टेटमेंट है और आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। फर्स्ट है 1813 का चार्टर एक्ट। देखो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, क्योंकि इस एक्ट में एक प्रावधान किया गया था कि हम भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष करने का प्रावधान करते हैं। और वो सारा का सारा पैसा देने की जो जिम्मेदारी बनाई थी, वो किसकी बनाई थी? जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, जिसकी स्थापना 1823 ईस्वी में की गई थी। जो ये देखो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। अंग्रेजी शिक्षा कहाँ का मॉडल था? वेस्टर्न मॉडल था। तो जो प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद देखने को इस एक्ट के माध्यम से मिलता था जब भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। तो इस प्रकार ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 1, 2 एंड 3 तीनों की तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। मैं इसकी आपको एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ, बहुत अच्छी। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन इस समय पर भारत में चलता था, और ये जो ओरिएंटल एजुकेशन थी उसको कहीं ना कहीं हतोत्साहित करते थे, और वेस्टर्न एजुकेशन और शिक्षा जो अंग्रेजी भाषा में होती थी उसको बढ़ावा देते थे। तो इस 1813 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ? भारतीयों के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। और ये जो 1 लाख रुपए खर्च करेगा, मतलब कि देगा, ये कौन देगा? 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया जाता है इसके लिए, जिसकी जिम्मेदारी क्या थी? कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। ठीक है। इस कमेटी का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड मैकाले था। वैसे इतनी बातें आपको ध्यान नहीं रखनी है, बस ये याद रखना है कि जो भारत में एजुकेशन की नींव पड़ी इंग्लिश की, वो 1813 के चार्टर एक्ट से पड़ी। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी 1 लाख रुपए देने की। और ये जो 1 लाख रुपए दिए जाते थे ना, ये सारा का सारा पैसा भारत के ही राजस्व से दिया जाता था। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि जो 1813 का चार्टर एक्ट था, इसके माध्यम से दूसरी क्या चीज़ें हुई? तो इसके द्वारा क्या हुआ? जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, ईसाई मिशनरी थी, उनको भारत में कार्य करने की अनुमति मिली। अनुमति का मतलब वो है कि ये क्या कर सकते हैं? भारत में अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लोगों को क्रिश्चियनिटी के प्रति जागरूक कर सकते हैं। एक तरीके से क्या हुआ कि अपने धर्म का बढ़ावा कर रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे, और दूसरे के रिलीजन को दबाने की कोशिश करते थे इस एक्ट के माध्यम से, क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी के प्रति जागरूक करते थे लोगों को और दूसरे धर्मों की गलतियां निकालते थे। नेक्स्ट इसमें बात की गई, जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार चलता था, वो व्यापार कैसा था? एक अधिकार था, उसकी मोनोपोली थी। तो उसकी मोनोपोली को क्या करा? खत्म कर दिया। लेकिन जो टी और चाइना यानी कि चाय और चीन के साथ अभी भी व्यापार बना रहा। ये व्यापार कब होता है खत्म? ये होता है 1833 के एक्ट में। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कब खत्म हुआ, तो कब हुआ? 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कंपनी की जो मोनोपोली थी, पूर्णतः जो व्यापारिक अधिकार खत्म हुआ, वो कब हुआ? 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के माध्यम से हुआ, क्योंकि 1813 में अभी भी पूर्णतः नहीं हुआ था। चाय और चीन के साथ उसका व्यापार अभी भी बना हुआ था। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो इस क्वेश्चन को मैं काफ़ी बार करा चुका हूँ आपको, और अब तो आपके रट गया होगा। आंसर है 1813 का चार्टर अधिनियम। देखो 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था कि जो कंपनी की मोनोपोली थी, ट्रेड मोनोपोली थी, उसको खत्म कर दिया था। लेकिन चाय और चीन के साथ जो व्यापार था, अभी भी उस पर कंपनी की मोनोपोली बनी हुई थी। लेकिन इसी मोनोपोली को, चाय और चीन वाली मोनोपोली को कब खत्म किया? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। यानी कि पूर्ण रूप से कंपनी का जो
व्यापारिक एकाधिकार था उसको ख़त्म किया गया था 1833 के द्वारा, और 1813 में चाय और चीन के साथ बनी हुई थी। बाकी वैसे सारे जो इसके व्यापारिक अधिकार थे ख़त्म कर दिए थे। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। यानी कि ट्रेड मोनोपोली जो पहली बार ख़त्म की गई 1813 में, और पूर्ण रूप से ट्रेड मोनोपोली ख़त्म की गई 1833 ईस्वी। अब बात करते हैं 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में। जो इस चार्टर एक्ट के द्वारा जो आईसीएस की परीक्षा होती थी, आईसीएस की परीक्षा के लिए रिटन एग्जामिनेशन होने लगा था। पहले क्या था, इसके लिए कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता था। यानी कि सिविल सेवकों की भर्ती के लिए कोई खुली प्रतियोगिता नहीं होती थी। लेकिन इस एक्ट के द्वारा रिटन एग्जामिनेशन होने लगा ताकि आईसीएस अधिकारी जो भी बने उसमें क्या हो, निष्पक्षता आए। तो सिविल सेवकों की भर्ती और चयन के लिए अब क्या होने लगी, खुली परीक्षा होने लगी, यानी कि लिखित रूप में खुली परीक्षा। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो रिटन एग्जामिनेशन होता था ये कहाँ पर होता था, लंदन में। सन 1853 से लेकर 1922 तक, सन 1853 से लेकर 1922 तक ये कहाँ पर हुआ, लंदन में। और पहली बार भारत में कब हुआ, 1923 ईस्वी में। ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि आईसीएस की परीक्षा भारत में पहली बार कब हुई, तो कब हुई, 1923 ईस्वी में। जबकि पहले 1853 से 1922 तक कहाँ होती थी, लंदन में। और 1853 के द्वारा जो ये कार्य किया गया, ये किया गया किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, जिन्होंने खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था का प्रावधान किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो अच्छा ये बताओ मुझे कि जो आईसीएस है, भारत में प्रथम आईसीएस का जो एग्ज़ाम था वो क्वालिफाई किसने किया था, मुझे ये बताना है। क्यू फॉर क्वालिफाई, चलो मैं बता देता हूँ आपको। उनका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। और जो फर्स्ट आईसीएस अधिकारी थे, ऑफिसर थे, वो कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर के छोटे भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, यानी कि क्वालिफाई किसने किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, और ऑफिसर बने थे कौन, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और कुछ बताऊं इसके बारे में। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। ये बात अभी पढ़ी हमने, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य अक्षेत्रों पर ब्रिटिश राज यानी कि क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया था। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है, अभी बताता हूँ इसके बारे में भी। नेक्स्ट, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। देखो ये बात इनकरेक्ट है, यानी कि ये बात सही नहीं है। क्यों, इस प्रकार इसका ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखो, जो 1813 का चार्टर एक्ट था उसके द्वारा कंपनी का जो एकाधिकार था व्यापार के फील्ड में उसको समाप्त कर दिया गया था। लेकिन चीन और चाय के व्यापार पर अभी भी उसका एक अधिकार बना हुआ था, जिसको 1833 ईस्वी में ख़त्म किया जाता है। काफ़ी बार बता चुका हूँ। साथ ही साथ इस एक्ट के माध्यम से हुआ क्या कि कंपनी के द्वारा जो अधिकृत भारत में क्षेत्र थे उन पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता सुदृढ़ भी किया गया था, यानी कि उनकी संप्रभुता भी सुदृढ़ की गई थी 1813 के एक्ट के माध्यम से। हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया था, लेकिन ये ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं था। तो इस प्रकार आप देखोगे कि जो ए और मतलब कि ए और बी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, और ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेकिन जो ऑप्शन है, ऑप्शन 3, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, देखो ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो भारत का जो राजस्व है वो सीधा का सीधा 1858 के अधिनियम के द्वारा आया था। इसके द्वारा क्या हुआ कि ब्रिटिश संसद द्वारा सीधे नियंत्रण में लाया गया क्या, भारत का राजस्व। ठीक है, जब इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की स्थापना होती है लंदन के अंदर, ठीक है, तब लाया गया था। तो इस प्रकार ऑप्शन ए इज द राइट आंसर एंड स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव किया था। तो ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी पदों पर भारतीयों की नियुक्ति हो सकती थी। यानी कि उसमें क्या हुआ कि
धर्म, जाति, वंश या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा और सारे पदों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी पदों पर किसकी नियुक्ति हो सकती है? किसकी? भारतवासियों की। तो इसके द्वारा क्या हुआ कि देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने के लिए संभव बनाता है इस एक्ट के माध्यम से। और दूसरी बात, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट से आप क्या याद रखोगे कि जो काफ़ी बार पूछा जाता है कि कंपनी की पूर्ण रूप से मोनोपोली इसी के द्वारा खत्म की गई थी। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि इसके द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको क्या कहा जाने लगा? इंडिया का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। और इस प्रकार जो पहला गवर्नर जनरल बना था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। नेक्स्ट, जो 1853 का चार्टर है, इसके द्वारा आईसीएस की परीक्षा क्या होने लगी? रिटन एग्जामिनेशन होने लगा। और ये किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया। और जो आईसीएस की परीक्षा होती थी वो कहाँ पर होती थी? लंदन में होती थी। कब तक हुई लंदन में? 1922 ईस्वी तक। और 1923 में पहली बार कब हुई? भारत में हुई। प्रथम आईसीएस अधिकारी कौन बना और प्रथम आईसीएस जो क्वालिफाइड मैन था वो कौन था? ये सारे के सारे आपको क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। तो ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जी एस आर।